बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने लगे हैं। 7 की 2 एग्जांपल्स रहती हैं जी जी भाई। चैप्टर 7 के एमसीक्यू चैप्टर 8 के बाद करने हैं। रीजन है, जब चैप्टर 7 पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। चैप्टर 7 की बुक थ्योरी चैप्टर 8 के बाद करनी है। चैप्टर 7 और 8 दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। इस वजह से चैप्टर 7 की जितनी भी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो चैप्टर 8 से डिराइव्ड हैं। इस वजह से चैप्टर नंबर 7 की जो भी बातें रहती हैं वो चैप्टर 8 के बाद करनी है। हाँ, क्या कर रहे हो? चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों की 2 अकाउंटिंग एंट्रीज वाली एग्जांपल्स रहती हैं, ठीक है? वो चैप्टर 7 के साथ ही होनी चाहिए थी। मैं बाद में करवा दूंगा, अभी मसला नहीं, अभी चैप्टर 8 की बेस बनाते हैं। बच्चों ध्यान से बात सुनो। बिजनेस 3 तरह के होते हैं। यार किसको पंगा है? क्यों बार बार रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब कर रहे हो? चुप कर जाओ, आप लोगों की विस्परिंग डिस्टर्ब करती है। 3 तरह के बिजनेस होते हैं: ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। जो ट्रेडिंग बिजनेस था वो आज तक हमारी जिंदगियों में चल रहा था। फिर उसके बाद आ गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस इंट्रो में नहीं है। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस आएगा आप लोगों के पास FAR 1 में, चैप्टर नंबर 11 NPO में, अभी नहीं आएगा। फिर आ गया आपके पास चैप्टर नंबर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चैप्टर 7 और 8 शामिल है। चैप्टर 7 फिर थोड़ा शामिल है, चैप्टर 8 पीक लेवल्स पे शामिल है। चैप्टर 8 एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस है, मेनली चैप्टर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस है। चैप्टर 7 में जो इन्वेंट्री पड़ी थी ना, एंड तक आते आते वो बेस थी। तो चैप्टर 8 मेनली कॉस्ट को डिराइव करता है, इस वजह से चैप्टर 8 आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर 8 में इंट्रो में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर कम आता है, जितना आता है बाद में बताऊंगा पूरा पढ़ा के। क्या चीज़ इसमें से बहुत ज़्यादा आती है, उसको ज़्यादा फोकस से याद करना है, बाकियों के लिए इतना फोकस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे कम है, लेकिन CA के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसकी बेस पे आपके पास CAF 3 खड़ा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसकी बेस पे फिर आपके पास BFD खड़ी है CFAP में। इस वजह से आप लोगों ने इस चैप्टर को ध्यान से सुनना। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, क्या? एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस और एक फिनिश गुड्स। ये चीज़ें हमने सीखी हुई हैं चैप्टर 7 में। अब होता क्या है, जब हम चीज़ बनाने लगते हैं तो एक चीज़ के ऊपर जितना हम खर्चा करते हैं एक चीज़ को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ना, चीज़ बनाकर बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो चीज़ बनाकर बेचेंगे। जब बनाने लगेंगे तो हमें कॉस्ट 2 तरह की नजर आएगी, एक प्रोडक्शन और एक नॉन प्रोडक्शन। मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के दरमियान इंक्लूड होनी है, एक वो कॉस्ट, और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि इंक्लूड नहीं होनी। जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आज तक पढ़ चुके हो, कौन सी? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, फाइनेंस, और एक 5वीं और होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है ये FAR 2 में आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी 4 ही रहेंगी: सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और फाइनेंस। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने पढ़ानी है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? हम एक चीज़ बनाते हैं, क्या बनाएं? हम ये वाला स्टूल बना लेते हैं, वुडन चेयर जो लगी हुई है ये बना लेते हैं, ये बेंच बना हुआ है ये बनाते हैं, फर्नीचर बना लें, कुछ भी बना लें, डाइस बना लें, कुछ भी डाइस बनाते हैं। चले डाइस ज़रा सामने खड़ा है सबके, नहीं डाइस बनाते हैं, डाइस ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखें, जब हम डाइस बनाने का सोचा हमने, सबसे पहले हमें डाइस बनाने के लिए मटेरियल चाहिए था, ऐसा ही है। इसमें 2 तरह के मटेरियल लगे हुए हैं, इस डाइस में 2 तरह के मटेरियल लगे हुए हैं। चलो जी, इस डाइस को बनाने में 2 तरह के मटेरियल लगे हुए हैं। एक ऐसे नजर मारी, सामने सामने नजर आ रहा है सारा कुछ, क्या नजर आ रहा है? लकड़ी, लकड़ी लगी नजर आ रही है, और लकड़ी लगी नजर आ रही है। अच्छा, इसके अंदर ग्लू लगा हुआ है इस पट्टी को जोड़ने के लिए, कील लगे हुए हैं छोटे छोटे, कोई अंदर इस जगह पे, कोई किसी जगह पे, कोई किसी जगह पे। क्या वो नजर आ रहा है? मटेरियल 2 तरह के होते हैं,
एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो चीज जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, किसी भी चीज के बनने में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये है कि सामने सामने लगा लगा नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि इस डाइस को बनाने में इतने रुपए की लकड़ी लगी, इस डाइस को बनाने में इतने रुपए की लकड़ी लगी। इस डाइस के लिए लकड़ी मंगवानी है, मैं बाजार गया और मैंने बाजार से जाके मैंने, इसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या, जो इस चीज के लिए जरूरी है। और मादा पढ़ते होते थे मैटर, और मैटर में पढ़ते होते थे कि सब्सटेंस एक की फॉर्म होती है, उसको बनाने के लिए जो चीज उसमें लगती है, तो ये वो वाला मटेरियल ही है, एक चीज जो उसका बनना है। तो एक होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कह देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेट से बाजार से जाके आपने लकड़ी खरीदी है 10,000 रुपए की, आपने इस एक वुडन चेयर के एक डाइस बनाने के लिए कितने की खरीदी, 10,000। आपने दूसरा डाइस बनाना है, आपने 10,000 की और खरीद ली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब लेट से हम एज्यूम करते हैं कि हमें इस डाइस को बनाने के लिए ना कोई कील चाहिए थे, कोई ग्लू चाहिए था। ग्लू ले लें, ग्लू ज्यादा आसान है क्योंकि ग्लू नजर नहीं आ रहा। किसी ने, मैंने कील की मिसाल दी तो यहाँ पे कहीं कील लगा नजर आ गया, ये लगा, वो कहना कील तो लगा हुआ नजर आ रहा है। ग्लू ले लेते हैं, ग्लू नहीं लगा नजर आ रहा। अब मुझे बताएं, मुझे इस डाइस को बनाने के लिए ग्लू कितने का चाहिए होगा? 200 ਦੇ ਨਾਲ 5000 बनाने ने तो मैं बताता हूँ ना कितने का करते हैं। अब मेरी बात सुने, लेट से बाजार गए, ग्लू का पैकेट आया 300 रुपए का। कितने का? 300। ये ग्लू का पैकेट था एक। अच्छा, उस पैकेट को जब लेकर आऊंगा तो क्या इसके लग के वो खत्म हो जाएगा? नहीं, उससे और भी बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। मैंने इस एक ग्लू के पैकेट से कोई 3-4 डाइस बना ली, ये 3-4 डाइस बना ली। अब मुझे ये बताएं, क्या एक डाइस को कितना ग्लू लगा, मैं ये इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ग्लू एक मटेरियल चीज तो है, ग्लू एक मटेरियल चीज तो है, लेकिन पर एक यूनिट कितना कितना ग्लू लग रहा है, इसको चार्ज करना, एलोकेट करना जरा मुश्किल काम है। करूंगा तो तुक्के की बेस पे पोर्शन कर दूंगा कि यार ठीक है, एक 300 का ग्लू था, इससे मैंने 4 डाइस बनाए, एक ग्लू को 75 रुपए लगे, एक को शामिल कर दूंगा उसकी कॉस्ट में। लेकिन क्या ये एक्चुअल, मतलब मुझे एक होगा पोर्शन करके वैल्यू कर दी। तो दो तरह के मटेरियल आप लोगों ने जिंदगी में देखे, एक डायरेक्ट मटेरियल जो कि आप लोगों को लगा लगा नजर आ रहा था, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या पढ़ा? इनडायरेक्ट मटेरियल। और हमने कहा कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल था वो एज्यूम किया कि वो कितना था जी, 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए। पहले कॉन्सेप्ट समझाया 300 लिख के, अब जो मर्जी वैल्यू लिख लो। ये बात समझ आती है भाई? ये बात समझ आती है? ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब लकड़ी ला के रख दी, लकड़ी ला के रख दी। अब इस लकड़ी ने बनना है, ये डाइस बनना है। लकड़ी आई रखी, मैंने कहा कुन फाया कून हो जा, हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्या चाहिए? एक इसको बनाने वाला कारपेंटर चाहिए, इसको बनाने वाला कारपेंटर चाहिए। वो कारपेंटर आया तो साथ अपने छोटू को भी लेकर आया। कहता, मैंने कहा उसको क्यों लाए हो? कहता है जी मैंने, गोदाम नहीं, चैप्टर 7 में पढ़े हो। मैंने कहा कि इसको क्यों लेकर आए हो? कहता है भाई मैं जब अपनी जगह पर बैठ के काम कर रहा हूँ ना, तो मैं बार बार डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ये मुझे आरी उठा के देगा, ये मुझे कीलें उठा के देगा, ये मुझे ग्लू उठा के देगा, ये मुझे हथौड़ी उठा के देगा, इसको मैं इसलिए अपने साथ लाया। मैंने कहा मुझे इसको भी पैसे देने पड़ेंगे? तो सारी बात है, देने पड़ेंगे। मैंने कहा तू कितने पैसे लेगा? कहता है इस एक को बनाने के लिए, इस एक यूनिट को बनाने के लिए, इस एक डाइस को बनाने के लिए मैं आपसे 1000 रुपए लूंगा। कितने लूंगा? 1000। 5000 कर लेते हैं, 1000 थोड़ा ही हो गया। 5000 रुपए लूंगा इस डाइस को बनाने के लिए। मैं कितने लूंगा? 5000 रुपए। मैंने कहा ये छोटू कितना लेगा? कहता है इसे 500 रुपए दे देना, काफी। बात समझ आती है कि जब भी चीज बनने लगती है तो एक वो बंदा जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व होता है, उस बंदे को कहते होते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर मजदूरी से समझ आता है? कितने पैसे दिए? 5000। और अपने साथ वो एक छोटू भी लेके आता है जिसे हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। 500 रुपए की। समझ आती है ये बात? अब ये तो बन गया, लेकिन लेट से ये जो
डाइस था ना, ये डाइस डॉलर वालों की मलकियत थी। किसकी? डॉलर। डॉलर एक बड़ी कंपनी है, डॉलर एक बड़ी कंपनी है। डॉलर कहता है कि यार तुमने अगर ये डॉलर, तो उसने कहा, डॉलर वालों ने हमें कहा कि अगर तुमने ये डाइस बना लिया है, ठीक है बना लिया, अब तुम इसे बेचना चाहते हो, तुम इसे बेचना चाहते हो, तो जब बिकेगा ना ये, तो तुम एक डाइस पे जब बिकेगा तो उसके उसमें मेरा मार्जिन भी रखोगे, क्योंकि तुम मेरा नाम यूज कर रहे हो, तुम मेरा नाम यूज कर रहे हो। तो कभी कभी हमें यूनिट को जब बेचते होते हैं बनाकर, तो हमें उस बेचने के लिए उस चीज का, जिस कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम यूज करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। इसको हम कहते होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इस डायरेक्ट एक्सपेंस को हमारी बुक में ज्यादातर क्लासिफाई किया जाता है रॉयल्टी में। किसमें? रॉयल्टी कॉस्ट। रॉयल्टी कॉस्ट पेड ऑन ईच यूनिट। रॉयल्टी कॉस्ट को जरा और समझ लो। डॉलर वाली मिसाल ज्यादा समझ नहीं आती, वो तो हम लकड़ी बना रहे थे इसलिए कह दिया। आप लोगों के पास KFC की ब्रांच है लाहौर की, ठीक है, लाहौर इधर गार्डन टाउन में रह रहे हो, गार्डन टाउन की। अब जो KFC का मेन हेड ऑफिस होगा वो तो यहां पर नहीं होगा ना, वो तो किसी और जगह पर होगा। और हर जगह पर जो KFC का बंदा बैठा है, वो जारी बात है उनका पोता, उनका बेटा वो तो नहीं होगा अंग्रेजों का। हमारे लोकल बंदों ने फ्रेंचाइज खरीदी हुई है, हमारे लोकल बंदों ने फ्रेंचाइज खरीदी हुई है। हमारे लोकल बंदों ने लेट से ये फ्रेंचाइज खरीद ली, पहले उसने फ्रेंचाइज खरीदने के पैसे दिए होंगे, वो दे दिए। अब उस फ्रेंचाइज को खरीदने के बाद जो फ्रेंचाइज के मालिक थे KFC वाले, उन्होंने कहा जितनी तुम्हारी सेल होगी उस सेल का 2% तुम हमें दिया करोगे। ऐसा होता है जिंदगियों में कि नहीं होता? तो ये जो 2% हम दे रहे हैं, हम इसको एलोकेट कर सकते हैं इन ईच बर्गर, ऑन ईच जो भी है, हर किसी का 2% ले लेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो डायरेक्टली इसको एलोकेट किया जा सकता है। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली एलोकेट की जा सके, उसके साथ डायरेक्टली रिलेट की जा सके। इसी तरह इसमें एक रॉयल्टी कॉस्ट आती है कि आपने हर यूनिट बेचने पर कुछ खर्चा किया और वो खर्चा डायरेक्टली इसको बेचने के लिए किया, दैट्स वाई वो कॉस्ट होती है रॉयल्टी कॉस्ट, और वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेट्स से डाउलेंस वालों ने कहा जब कभी भी तुम ये बेचा करोगे तुम मुझे इसके 100 रुपए दिया करोगे। कितने? 100 रुपए दिया करोगे। तो मैंने कौन सा कोई और बोला है? लो जी 50 किया करोगे। ये 100 लिखा था, मैंने 50 लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या चीज होती है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, डायरेक्टली रिलेटेड है, ना मटेरियल में आ रहा है ना लेबर में आ रहा है, इस वजह से उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दिया। समझ आती है ये बात? अब अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? मैंने ये वुडन चेयर, वुडन डाइस बनाया, इस वुडन डाइस को बनाने के लिए मुझे लकड़ियों को चीरना पड़ा, मेरी बिजली लगी। बिजली लगी, जिस जगह पर मैंने इसे बनाया, मेरी वो जो रूम था, वो जगह थी, वो मेरा जो गोदाम था, जो मेरा गोडाउन था, वो रेंट पर था, मुझे रेंट भी पे करना पड़ा। रेंट तो मैं पे करूंगा चाहे मैं उस जगह पर रहते हुए 1000 यूनिट बनाऊं, 5000 बनाऊं, 10,000 बनाऊं, मुझे किसी ने नहीं पूछना। ठीक है, मुझे किसी बंदे ने ये बात तो नहीं पूछनी ना कि भाई तुमने इस वक्त इस गोदाम में, इस गोदाम का रेंट तुमने पे किया है 50,000 रुपए एक महीने का, इस 50,000 पर महीना पे करने के दौरान तुमने कितने एक डाइस बनाए हैं, किसी ने नहीं पूछना मेरे से। तो मतलब इसमें शामिल है कुछ रेंट, शामिल है कुछ इलेक्ट्रिसिटी, शामिल है जो कि कंज्यूम हो रही है। मैं बना लूंगा फिर भी होगी, नहीं बनाऊंगा फिर भी होगी। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? तो इस तरह के खर्चों को हम कहते होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट ना कर सकें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं? रेंट शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, आपने आरे को बनाया तो आरे को चीरा, आरा डेप्रिशिएट हुआ, ये डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपका वुडन चेयर बनाने में ही वो डेप्रिशिएट हुआ है ना, लेकिन कितनी डेप्रिसिएशन इसको एलोकेट करोगे, कोई पता नहीं। तो इस तरह के खर्चों को कहते हैं क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एज्यूम कर लिया ये 10 रुपये है, अब क्या है ये? 10 रुपये। ये बात समझ आती है बच्चों? ये 6 कॉस्ट आपको लिखवाई,
ये 6 कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इन 6 कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इन 6 कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। इन 6 कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। इन 6 कॉस्ट को आप लोग फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। चीज़ों को बनने का सब लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, भी समझा रहा हूं बस। ये बात समझ आती है? अगर तीनों डायरेक्ट जमा कर दिए जाएं, तीनों डायरेक्ट जमा कर दिए जाएं, तो तीनों को डायरेक्ट जमा कर दें तो आता है प्राइम कॉस्ट। क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जमा कर दें तो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। 10,000 जमा 5,000, 15,000, 50 रुपए, ये आपकी प्राइम कॉस्ट हुआ करेगी। इसका नाम है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। अगर इन तीनों को जमा कर दें तो इन्हें कहते होते हैं हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री के खर्चे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन तीनों को जमा करके आता है। इन तीनों को जमा करके ये आता है। और फिर जब आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को शामिल कर देते हैं तो ये बन जाता है आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। $600 और 10, 660 हो गया, 15, 660 हो गया। आपके इंट्रो के सिलेबस में सिर्फ रॉयल्टी है, या एक आधी और एग्जांपल है, जब बुक की थ्योरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। सीएमए में भी ये एक ही रहती है, बीएफडी में जाके बढ़ेंगी। हमने अपने सिलेबस में इतना ही पढ़ा हुआ है रॉयल्टी तक, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। डायरेक्ट एक्सपेंस में एक आधी चीज़ और आएगी, वो बता दूंगा। बात समझ आती है इतनी? ये आप लोगों ने एक प्रोडक्ट बना लिया। क्या कर लिया? एक प्रोडक्ट बना लिया। अब देखो, कहता है बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस 3 तरह का होता है। एक ट्रेडिंग बिजनेस, एक सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है वो बाय करता है और रीसेल करता है। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चीज बनाकर बेचता है, चीज बनाकर बेचता है। कहता है ये जो है ये नॉट आवर कंसर्न इन दिस टॉपिक, इस एक टॉपिक में इसका कंसर्न नहीं है, ये हमारा मेन फोकस है। क्यों? कौन? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी इंडायरेक्ट लेबर, वो जो छोटू साथ आया था वो इंडायरेक्ट लेबर होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को उसके यूनिट के हिसाब से एलोकेट नहीं कर सकते जी। वो इस वजह से कहा था कि जो बंदा आ रहा है कारपेंटर बनाने के लिए, वो जो कारपेंटर बनाने के लिए आ रहा है वो एक वक्त में अपनी जो मजदूरी लेगा वो पर डाइस लेगा, लेकिन वो जो छोटू होगा वो उसे एक दिन के पैसे देगा कि एक दिन में तुमने जितना काम कर लिया तुम्हें 500 दिहाड़ी मिलेगी। हम ऐसे ही करते होते हैं। जब छोटू कोई भी साथ आता है तो कहते हैं तुझे 500 दिहाड़ी मिलेगी, तूने सारा दिन काम करना है, जो भी तेरे से काम करवाऊं। चाहे वो एक ये बनाए, चाहे वो कोई और अलमारी बनाए, चाहे कुछ करे, उसका कोई रोल इसमें नहीं होता। इस वजह से उसको मैंने इनडायरेक्ट में क्लासीफाई किया था। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ गया, इसमें 2 बातें, एक हेड ऑफिस होता है और एक फैक्ट्री होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये मैं टॉपिक में बार बार यूज करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 2 बातें होती हैं, एक हेड ऑफिस और एक फैक्ट्री। हेड ऑफिस वो है जहां पर आप लोगों के बिजनेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं। आपने चीज इधर बना ली, बनाकर ये हेड ऑफिस में आएगी और यहां पर बिकेगी तो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन खर्चे हेड ऑफिस में हुआ करेंगे, बनने के दौरान ये वाले खर्चे हुआ करेंगे। ये बात समझ आती है? अब जो हेड ऑफिस है उसमें कोई अदर एक्टिविटी होती है, जिसमें प्रोडक्शन की बात होती है, उसमें बाकी सारी एक्टिविटीज। इसमें 5 तरह के खर्चे होते हैं और इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। इधर 5 तरह के खर्चे, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिन है, फाइनेंस है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, और FAR 2 में पढ़ेंगे। इधर 6 चीजें शामिल हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये 6 कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। एनी कंफ्यूजन? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चीज को बनाने की जो कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। एवरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज अ फैक्ट्री, हर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एक फैक्ट्री होती है। वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बिजनेस इनकर अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन अ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट। इट्स ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, इसका ये नाम भी है। और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? मटीरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है और इनडायरेक्ट, ये वाली 3 चीजें आ गई। डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन आ गई जो मैंने बोली थी। अब इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स आर ऑल मटेरियल्स दैट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कहते होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स आर ऑल मटेरियल्स दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली
इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है, इसको जब भी पढ़ना है एक जगह पर इकट्ठा पढ़ना है। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कहते हैं, यूनिट की कॉस्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट यूनिट कहते हैं। इस वजह से जब भी बोलना है इकट्ठा बोलना है। तो एट्रीब्यूट किया जा सके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लकड़ी को एट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, इस वजह से मैंने मिसाल बोली थी। दे आर यूज्ड डायरेक्टली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट और इन प्रोवाइडिंग अ सर्विस। फॉर एग्जांपल शुगर केन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग शुगर इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एक मिसाल दे दी मैंने, ठीक है जी। गन्ना यूज होता है डायरेक्ट इसमें चीनी बनाने में, तो चीनी का जो मेन मटेरियल है वो गन्ना है, तो वो उसके लिए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहता है डायरेक्ट लेबर इज अ लेबर टाइम, ये क्या है, एक लेबर टाइम है। दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। बार बार यही बात करेगा डायरेक्ट में। फॉर एग्जांपल वेजेस ऑफ लेबर वर्किंग इन असेंबली ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसमें मिसाल उसने कौन सी दी, गाड़ियां बनाने के दौरान जो बंदा पार्ट्स को असेंबल कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है, वो डायरेक्ट लेबर है क्योंकि डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड इन फुल एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट को बनाने के लिए जो डायरेक्ट उसका कॉन्सिक्वेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस। और मिसाल देते हुए कहता है रॉयल्टी पेड टू प्रोडक्ट डिजाइनर। रॉयल्टी पे की हमने एक प्रोडक्ट बनाने वाले बंदे को रॉयल्टी पे की, या पेटेंट होल्डर फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड। पेटेंट होल्डर कौन है, KFC में बनाने वाला वो बंदा जिसने ब्रांच खरीदी है, उसने पेटेंट खरीदा है, उसने उसका पेटेंट खरीदा है। अगर पेटेंट खरीदा है तो वो उसके लिए डायरेक्टली रिलेटेड। तो आपकी बुक में अभी तक ये वाली मिसाल आएगी। आपकी बुक जब इंट्रो की थ्योरी खोलेंगे तो वहां पर एक आधी मिसाल और आ जाएगी। आगे चलें, इनडायरेक्ट की 3 डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल आर एनी मटेरियल, indirect material are any material that are used or consumed that cannot be directly attributed in full to the item being costed. Indirect materials in production include cleaning materials and any materials used by production department or staff who are not engaged directly in making a product. कहते हैं सफाई कर रहे हैं आप, एक जगह पे डिटर्जेंट यूज़ कर लिया, कोई सर्फ यूज़ कर लिया, जिसके लिए कोई आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट को कितना एलोकेट करना है आपने। एलोकेशन हो सकती है, एलोकेशन हो सकती है, एलोकेशन नहीं हो सकती, अपॉर्शनमेंट हो सकती है। इनडायरेक्ट मटेरियल्स की एलोकेशन नहीं हो सकती। एलोकेशन होता है उस मटेरियल के लिए जितना लगना है उतना एलोकेट कर दिया। अपॉर्शनमेंट हो सकती है। अपॉर्शनमेंट क्या होता है कि टोटल है उसको अपॉर्शन कर लिया, यार इसको इतना डाल देते हैं, इसको इतना डाल देते हैं, इसको इतना डाल देते हैं, ये अपॉर्शनमेंट होती है। इनडायरेक्ट लेबर, indirect labor cost consists mainly of the cost of indirect labor employees. Indirect labor employees are individuals who do not work directly on the items that are produced or the services that are provided. डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। सम फैक्ट्री वर्कर्स डू नॉट वर्क डायरेक्टली, वो डायरेक्टली वर्क नहीं करते और इसलिए प्रोडक्शन टेक प्लेस करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। उस इन्वायरमेंट में जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉई होता है वो स्टाफ है जो स्टोर्स में मटीरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट में है। स्टाफ इन द स्टोर्स एंड मटीरियल्स हैंडलिंग डिपार्टमेंट। फैक्ट्री है ना, जब मटेरियल बनकर तैयार हो गया तो जहाँ पर प्रोडक्ट सारा बन के पड़ा हुआ है वहाँ पर एक बंदा है जो उनको ठीक ठूक कर रहा है, पेट लगा के इधर रख दिए। हमने पेट पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 में, वो जो हमने कोका कोला की एजेंसी बनाई थी, चीज़ बनकर पड़ी हुई है, सारा कुछ तैयार हुआ हुआ है, एक बंदा उनको उठा के इधर रख देता है, कोई इधर रख देता है। उसने उस बोतल को बनाने में कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन वो उसके लिए आगे इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से उसे हमने इनडायरेक्ट कहा है कि वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं। या फॉर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर्स, जो वो मशीन होती है उसको उठा कर चीज़ों को दे रहा है। सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर भी बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन फैक्ट्री के बंदे हैं जो वहाँ पर खड़े होकर सुपरवाइज कर रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स, ये वही छोटू जो कारपेंटर के साथ आए थे, रिपेयर करवाने में इस्तेमाल होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैनी कॉस्ट इनकर्ड कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू अ कॉस्ट यूनिट्स। फॉर एग्जांपल रेंटल कॉस्ट फॉर अ फैक्ट्री एंड cost of gas electricity consumption for a factory cannot be attributable in full to any particular units of production, they are indirect expenses। मैंने इसमें आपको बताया रेंट भी शामिल होगा, इसमें रेंट के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, हीट एंड गैस एक्सपेंसेस भी आएंगे, डेप्रिसिएशन भी आएगी, तो ये वाली सारी चीज़ें इंडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ करेंगी। ये बात समझ आती है। अब अगली बात क्या होगी, इन 3 को जमा करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी, इन 3 को जमा करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। और एक और बात, इस डायरेक्ट मटेरियल को छोड़कर, इस डायरेक्ट मटेरियल को छोड़कर लेबर, एक्सपेंस और ये सारा, इस सारे को इकट्ठा कर दें तो इसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। क्यों कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है कन्वर्ट करना। क्या होता है? कन्वर्ट करना। मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया हमने किसी एक प्रोडक्ट में, इस मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया एक
प्रोडक्ट में, और इसको कन्वर्ट करते हुए मुझे लेबर भी लगी, मेरा एक्सपेंस भी हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी और एक्सपेंस भी हुआ। इन सारी बातों की वजह से एक मटेरियल उठा और कन्वर्ट हो गया एक प्रोडक्ट में, इस वजह से इसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कॉस्ट शामिल नहीं करनी क्योंकि मटेरियल को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बात समझ आती है? अब देखें, हमने कहा एक तो ये बात कि इनडायरेक्ट कॉस्ट तीनों मिलकर क्या बन जाएंगी, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये क्या हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल जो वेरी कर रहे हैं और एक फिक्स्ड जो फिक्स है, रेंट फिक्स है, ये सारा कुछ फिक्स है। तो दो तरह के होते हैं, इनको डिटेल में बाद में करवाता हूँ, फिक्स और वेरिएबल को। प्राइम कॉस्ट, द प्राइम कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट इज द सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट यूनिट। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड्स किसका मजमूआ है? इन तीनों का, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? द सम ऑफ ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच कन्वर्ट डायरेक्ट मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड। एक प्रोडक्ट में उसने कन्वर्ट कर दिया, इसी वजह से हम इसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट बन गई। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स शामिल किए यानी प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि तीन तरह के हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बन गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। अब समझ लगती है ये बात? इन तीन को मिलाए तो क्या बन गया? प्राइम कॉस्ट, और इन पांच को मिलाया तो क्या बन गया? कन्वर्जन कॉस्ट। बात समझ आती है? ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मेरे साथ सॉल्व करो। कहता है अंसारी एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट पी। हम एक प्रोडक्ट पी बनाते हैं, इस प्रोडक्ट के 5 kg डायरेक्ट मटेरियल चाहिए और एक 10 रुपए का है। 1 किलो कितने का है? 10 रुपए का। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 5 ज़रब 10 का 50 रुपए। ऐसा ही है। 20 यूनिट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, नहीं 20 यूनिट्स नहीं, 20 आवर्स, 20 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर एट ₹4 पर लेबर। और ये कंपोजिंग मिस्टेक है। 20 घंटे लगेंगे और 1 घंटा कितने का पड़ेगा? 4 रुपए का। तो 20 ज़रब 4 कितना आया? 80 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस है 40 पर यूनिट, 40 पर यूनिट। और यूनिट कितने बनाने लगे हैं? मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ईच यूनिट पी रिक्वायर 5 kg। नहीं, डायरेक्ट मटेरियल का ये 20 आवर्स है। इनडायरेक्ट, अच्छा आगे बताता है ना, सुबह सब्र कर लो। कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी इज 6, 8 और 10। इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसने डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया 40 पर यूनिट। कहता है इफ अंसारी एंड कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी, देन इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से। एक यूनिट क्या था ना, एक यूनिट के लिए इतना केजी लगना था और एक केजी कितने का था? 10 रुपए का था। तो एक टोटल कितना लगा? 50 रुपए एक के लिए लगे और 1000 यूनिट बनाना है तो कितना बन गया? 50,000। इधर कितना बन गया? 80,000। इधर उसने कितना दिया है? डायरेक्ट एक्सपेंस 40 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कितने? 1000। कितना आ गया? 40,000। तीनों को जमा किया तो क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट 1,70,000। ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब डायरेक्ट मटेरियल कितना लगना? 6 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का। ये क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा, आपको वो एलोकेट वाला पोर्शन वाला कुछ नहीं करना, वो कॉस्ट में करेंगे। 1000 यूनिट्स 6000, 8 यूनिट्स 1000, 10 रुपए हैं और 1000 यूनिट। इधर क्या बोलना है? 6 kg, 6 kg। इधर क्या बोलना है? 8 लेबर और इधर 10 रुपए। कितना आया? 10,000। तीनों को जमा किया, 10 और 8, 18 और 6, 24 और 1,70,000, 1,94,000। ये क्या है? एक प्रोडक्शन कॉस्ट है इस वक्त की। अब उसने कहा मुझे बताओ टोटल प्राइम कॉस्ट। टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी है? 1,70,000। कहता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वो कितने हैं? 24,000 के। कन्वर्जन कॉस्ट इस 1,94,000 में 50,000 शामिल ना करें तो कन्वर्जन कॉस्ट बनती है, वो कितना बनता है? 1,00,000।
प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कितनी है? 1,94,000। तस्वीर लेनी क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल शामिल नहीं किया, मटेरियल 50,000 का था, उसके अलावा बाकी सारी कॉस्ट 1,44,000 बनती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने परेशान नहीं होना कि यकदम कपड़े कैसे बदल गए हैं, एक दिन का गैप है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वहीं से हम प्ले कर रहे हैं दोबारा से। बच्चों हेडिंग बनाएं, हेडिंग बनाएं। हमने कल पढ़ा था कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ा था? मतलब कॉस्ट सारी पढ़ ली थी कि कॉस्ट क्या होती है। अब आज हम सीखेंगे कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन। जल्दी से हेडिंग बनाएं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ध्यान से बात सुने, हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने कहा जब प्रोडक्ट बनता है तो जो कॉस्ट इनकर होती है उसे प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाता है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 6 एलिमेंट्स होते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये 6 एलिमेंट्स जो होते हैं ये एक प्रोडक्शन कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं। अब इन कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, चाहे कोई भी जिंदगी में कॉस्ट इनकर हो, कोई भी खर्चा इनकर हो, इस खर्चे को 2 तरह से देखा जाता है। इस खर्चे को 2 तरह हर जगह पर क्लासिफाई किया जाता है, चाहे वो हेड ऑफिस के खर्चे हों, चाहे वो फैक्ट्री के खर्चे हों, उन दोनों खर्चों को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं? चार तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी हर खर्चा इन 4 में से किसी एक में फॉल कर रहा होगा। एक खर्चे को 4 तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। कैसे? आपने कॉस्ट को क्लासिफाई करना है एलिमेंट की बेस पे, चाहे कर लें, चाहे आप उसे फंक्शन की बेस पे कर लें, चाहे नेचर की बेस पे कर लें, और चाहे बिहेवियर की बेस पे कर लें। ये बात समझ आती है? जब एलिमेंट के करेंगे तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों पड़े हुए हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं। फंक्शन की बेस पे करेंगे तो प्रोडक्शन होगा या नॉन प्रोडक्शन होगा, मतलब या हेड ऑफिस का खर्चा होगा या फैक्ट्री का खर्चा होगा। नेचर की बेस पे करेंगे तो या वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। यहां तक आप लोगों ने बातें पढ़ी हुई हैं। अब अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बिहेवियर से। बनाएं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बिहेवियर से, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। इसमें सबसे पहली कॉस्ट लिखें वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिखें? वेरिएबल कॉस्ट। लिख लिया? वेरिएबल कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट। लिखें लिखें, आजकल लिखने का काम जरा आप लोगों का ज्यादा है। वेरिएबल कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट which remain constant, which remain constant on per unit basis, which remain constant on per unit basis with the change in units. Variable costs are a type of cost which remain constant on per unit basis with the change in units, with the change in units, with the change in units. Variable costs are a type of cost, variable costs are a type of cost which remain constant on per unit basis with the change in units. लिख लिया? अब आप इसके साथ लिखेंगे और, क्या लिखेंगे? और। अगली लाइन में लिखें और, दूसरी डेफिनेशन लिखवाने लगा हूं। वेरिएबल कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट, variable costs are a type of cost, variable costs are a type of cost which changes in total, which changes in total, which changes in total with the change in units, with the change in units, which changes in total with the change in
यूनिट्स। इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, मंथ कौन सा है? मंथ कौन सा चल रहा है? मई आ गया है। लो जी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने लिखे हैं, ठीक है। अब आप यहां पर मुझे बताएंगे, आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा, डायरेक्ट लेबर पढ़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा, तीनों चीजें पढ़ी हैं। मैं तीनों चीजें लिख रहा हूं, तीनों में से कोई मर्जी ले लो। डायरेक्ट मटेरियल, पहले आप मुझे ये बताओ, अगली लिखवाता हूं, यूनिट्स कितने बनाओगे? यूनिट्स कितने बनाओगे? मई में लेट से आपने बनाए 50,000, इधर 1 लाख, इधर 1,50,000, इधर 2 लाख। ये आप लोगों ने यूनिट्स बनाए हैं डिफरेंट मंथ्स में, ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर की। बच्चों मैंने आप लोगों को 1000 दफ़ा समझाया, विस्परिंग ना किया करें, समझ नहीं आती आप लोगों को। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ जाए, कोई इशू नहीं है। और ये मैं ले रहा हूं पर यूनिट। अब मैंने कल आपको जब ये डाइस बनवाया था, डाइस बनवाते हुए मैं, अच्छा कल नहीं आज ही वो तो रिकॉर्डिंग, जब हमने डाइस बनाया था, ठीक है, डाइस बनाते हुए हमने ये कहा था कि अगर हम इसकी लकड़ी खरीदने के लिए बाजार जाएंगे तो हमें पता है कि इसकी लकड़ी कितने की लगनी है, कहा था। हमने कहा कि उस एक लकड़ी, आज डस्टर बनाने लगे, हमने कहा इस एक डस्टर बनाने के लिए 10 रुपए की लकड़ी लगेगी। कितने की? 10 रुपए की। अब मैं चाहे 50,000 बनाऊं, चाहे 1 लाख बनाऊं, चाहे 1,50,000 बनाऊं, चाहे 2 लाख बनाऊं, मुझे ये डस्टर बनाना, एक अगर डस्टर बनाना है तो 10 रुपए की लकड़ी रिक्वायर्ड है, 10 रुपए की लेबर इस पे लगेगी, 10 रुपए का एक्सपेंस मुझे इस पे पे करना पड़ेगा। फिक्स है, क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, 10 10 10 10। समझ आती है बात? अगर मैं ये कर लूं तो मुझे बताएं टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? इधर कितनी बनती है? 5 लाख। इधर कितनी बनती है? 10 लाख। इधर कितनी बनती है? 15 लाख। इधर कितनी बनती है? 20 लाख। अब मेरी डेफिनेशन पढ़ो जो मैंने पढ़वाई थी। वेरिएबल कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट ऑन पर यूनिट बेसिस विद द चेंज इन यूनिट्स। यूनिट्स बदलते रहें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच चेंजेस इन टोटल विद द चेंज इन यूनिट्स। जितने यूनिट्स ज्यादा उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। इसका मतलब है कंक्लूजन ये निकला कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है। वो किस पे डिपेंडेंट होती है? यूनिट्स पे। अब आप अगले इस डेफिनेशन के बाद लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट, डिपेंड्स ऑन यूनिट्स या आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स या फिर आउटपुट, या यूनिट्स पे डिपेंड करती है या फिर आउटपुट पे डिपेंड करती है। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स या फिर आउटपुट पे डिपेंड करती है। इट हैज नो लिंक विद टाइम, टाइम के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इट हैज नो लिंक विद टाइम, टाइम के साथ भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट हैज नो लिंक विद टाइम। अब लिखो यूनिट्स ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, यूनिट्स ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा। 3 रूल लिखवाने हैं मैंने। यूनिट्स ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा, यूनिट्स ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा, यूनिट्स ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा। यूनिट्स कम तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम, यूनिट्स ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, यूनिट्स कम, वेरिएबल कॉस्ट कम। नो यूनिट्स नो वेरिएबल कॉस्ट। इंग्लिश में लिखना किसी ने तो हायर यूनिट्स हायर वेरिएबल कॉस्ट, लोअर यूनिट्स लोअर वेरिएबल कॉस्ट, नो यूनिट्स नो वेरिएबल कॉस्ट, नो यूनिट्स नो वेरिएबल कॉस्ट। भेजता हूं तुझे रात को मैसेज।
नो यूनिट्स नो वेरिएबल कॉस्ट, नो यूनिट्स नो वेरिएबल कॉस्ट। ये बात समझ आती है? अब जिंदगी गुजर गई किस में, इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाते बनाते। हम भी बना के देखते हैं आज। देखो मैंने यहां पर ली आपके पास एक्टिविटी लेवल कितना, 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, ऐसा ही है। इधर मैंने ले लिया, ये ओरिजिन है, 5, 10, 15, ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। क्यों? क्योंकि चाहे यूनिट्स 50,000 हैं ये 10 ही है, चाहे 10,000 हैं, 1,00,000 है ये 10 ही है, 1,50,000 है ये 10 ही है, 2,00,000 है ये, पर यूनिट कितनी है, 10 ही है। इस वजह से पर यूनिट जब होगी कॉस्ट क्या बनाएंगे, पर यूनिट बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं यहां पर टोटल ड्रॉ करूं, क्या करूं, टोटल एक्टिविटी लेवल वही 50,000, 1,00,000, 1,50,000 और 2,00,000। एक्टिविटी लेवल जब यहां पर ड्रॉ करूंगा तो इसको लेकर आऊंगा, कितना, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000। और ये क्या है, टोटल कॉस्ट। और ये क्या है, यहां पर भी एक्टिविटी लेवल था और ये यहां पर भी एक्टिविटी लेवल ही है। जब यहां पर ग्राफ ड्रा करूंगा तो देखो इधर इसका डॉट यहां पर आएगा, इन दोनों का डॉट यहां पर आएगा, इनका डॉट यहां पर आएगा, इनका डॉट यहां पर आएगा, मींस एक ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इन दोनों ग्राफ्स को ड्रा कर लें। और वही बात, अगर पर यूनिट है तो यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होगी, और अगर टोटल है तो यूनिट्स के साथ ये जिस तरह यूनिट्स बढ़ेंगे उस तरह वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी टोटल। लिखो जल्दी से, ये दोनों ग्राफ बना लो, उधर ही रखो यार। बस कर दो, क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोगों के शशके बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं। इज्जत से गुजार लो लास्ट डेज। अस्तगफिरुल्लाह। चाय लिख लिया है? कितने बच्चों का रहता है? मेहरबानी करो यार, जल्दी लिखो। क्या पूछा है आपने? ये वाला ग्राफ। मैंने कहा एक्टिविटी लेवल हमारा ये वाला है कि 5,000 यूनिट बनाए, 50,000 बनाए, 1,00,000 बनाए, 1,50,000 बनाए, 2,00,000 बनाए, और ये टोटल कॉस्ट है 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000। जब आपने 50,000 पे खड़े होकर देखा तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, ये वाली। जब आपने 10,000 पे खड़े होकर देखा तो कॉस्ट कितनी थी, ये वाली। जब आपने 1,50,000 यूनिट्स पे देखा तो कॉस्ट कितनी थी, ये वाली। और जब आपने 2,00,000 पे देखा तो कॉस्ट कितनी थी, ये वाली। इनको मिलाया तो हमारी ये लाइन बनी। इस वजह से हमने कहा कि जब टोटल को देखते हैं तो वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। ये हो गया। चलें भाई, अगली हेडिंग बनाएं। इसके बाद फिक्स कॉस्ट, इसकी हेडिंग बनाएं। इसके बाद कौन सी, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड लिख लो, फिक्स कॉस्ट। प्रोफेशन ना शो करो। चलो, फिक्स कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट
which remain constant in total with the change in units, which remain constant in total, which remain constant in total with the change in units, which remain constant in total with the change in units, which remain constant in total with the change in units, or fixed cost are a type of cost, fixed cost are a type of cost which changes on per unit basis, which changes on per unit basis, which changes on per unit basis with the change in units, which changes on per unit basis with the change in units. Done? Done? चलें भाई, इधर देखें, यूनिट्स वही हैं, यूनिट्स वही हैं, लेकिन आपको कल ही सिखा कर गया था कि अगर आपने फैक्ट्री का रेंट पे किया, फैक्ट्री का रेंट पे किया, तो जो फैक्ट्री का रेंट आप लोगों ने पे किया है ये एक फिक्स कॉस्ट है। आप चाहे उस टाइम उस महीने में रहते हुए चाहे 50,000 यूनिट बनाएं, चाहे 1,00,000 यूनिट बनाएं, चाहे 1,50,000 यूनिट बनाएं, चाहे 2,00,000 यूनिट बनाएं, आप लोगों के लिए वो जो खर्चा आपने लिखा है वो सेम रहता है। इज इट फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा, चाहे आप 0 भी बनाएं तब भी फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा। जी, हमने कहा कि रेंट कॉस्ट कौन सी? टोटल। कौन सी? टोटल। ले जी, फैक्ट्री का खर्चा था 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हम रेंट पे करते थे। ये यूनिट्स बनाएंगे तब भी 10 लाख ही पे करेंगे, जब इतने बनाएंगे तब भी 10 लाख ही पे करेंगे, ये भी 10 लाख ही पे करेंगे। लेकिन जब पर यूनिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ। जब 50,000 से डिवाइड किया तो कितना आया? 20 आएगा। 20 पर यूनिट आएगा ना? बोलो। कैलकुलेटर भी नहीं घुमाते। 1000 को डिवाइड कर दो 50 से तो 20 आएगा। 1000 को डिवाइड किया 100 से 10, इधर कितना आया? 1000 को डिवाइड करो 150 से, काट दे मैंने दे देना, कोई उम्मीद नहीं है। 1000 डिवाइडेड बाय 150, 6.67 पर यूनिट। और यहां पर कितना आ जाएगा? 5 आएगा ना? 5 पर यूनिट। अब देखें, फिक्स कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट इन टोटल विद द चेंज इन यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट आर अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच चेंजेस ऑन पर यूनिट बेसिस विद द चेंज इन यूनिट्स। जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे एक यूनिट को उतनी कम फिक्स कॉस्ट पड़ेगी, जितने कम यूनिट्स बनाओगे उतनी एक यूनिट को ज्यादा फिक्स कॉस्ट पड़ेगी। ये बात समझ आती है? अब अगर ग्राफ्स बनाए यहीं पर तो क्या होगा? ये एक्टिविटी लेवल तो हमने छेड़ा नहीं, ठीक है। यहां पर हमने रख लिया कौन सी? टोटल कॉस्ट को। जब टोटल को कॉस्ट को रखा तो लेट से 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख था, तो रेंट कितना आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। टोटल है तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर पर यूनिट बनाऊंगा, यहां से एलिमेंट देखा तो 5, 10, 15, 20। जब 50,000 था तो आपका पर यूनिट कितना था? 20 था। ऐसे ही है। जब लाख था तो यूनिट कितने थे? 10। डायरेक्ट 10 पे गया। कितना था? 10। 15 पे 6.67 और जब ये आया तो 5।
और अगर हम इसको एक डॉट से निकाल दें और ज़रा खूबसूरत सी शक्ल बना लें तो ये कैसी बन जाएगी, मतलब जैसे जैसे यूनिट्स आपके बढ़ते जाएंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होती जाएगी। यही हमने रूल लिखा है। अब ये पहले दोनों ग्राफ्स लिखें और फिर वो कंक्लूजन लिखे जो मैं लिखवाना है। पहले दोनों ग्राफ नोट कर लें। अब सुनो, चलो बस करो, फूल बुटियां बाद में बना लेना। अब सुनो बात, देखें एक टाइम पीरियड गुजरा और फिक्स कॉस्ट इनकर हो गई। टाइम पीरियड गुजरा और फिक्स कॉस्ट इनकर हो गई। उसने नहीं देखा आपकी फैक्ट्री में कितने यूनिट्स बनाए हैं, आपने 50,000 बनाया, आपने लाख बनाया, आपने 1.5 लाख बनाया, आपने 2 लाख बनाया। इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि यूनिट्स पर डिपेंड नहीं कर रही, इसका यूनिट्स के साथ कोई लिंक नहीं है, ये टाइम बेस्ड कॉस्ट है। एक टाइम पीरियड गुजरेगा और ये इनकर हो जाएगी। तो अब क्या लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट हैज नो लिंक विद आउटपुट या यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट का लिंक कोई नहीं है यूनिट्स और आउटपुट के साथ। इट इज अ टाइम बेस्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक टाइम बेस्ड कॉस्ट है। इट हैज नो लिंक विद आउटपुट या यूनिट्स। इट हैज नो लिंक विद आउटपुट या यूनिट्स। यूनिट्स या आउटपुट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। इट हैज नो लिंक विद यूनिट्स या आउटपुट। कितने बच्चों का नोट करने वाला रहता है? नोट कर लिया? अगली हेडिंग बनाओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हेडिंग बनाओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट semi-variable cost is a type of cost that has some portion of fixed and some portion of variable cost. Semi-variable cost is a type of cost that has some portion of fixed cost and some portion of variable cost. Some portion of variable cost. इतना लिख लिया? अब मुझे बताओ क्लास में कोई शेख बच्चा तो नहीं है? कोई बट साहब हो? बट तो कोई नहीं है ना, तो बट रख लेते हैं। शेख भाई अगर कोई एक मिसाल ले लें, कोई मसला तो नहीं है? जज़ाकल्लाह। नहीं जी, इजाज़त मिल गई है। किधर बनाए? खाली बोर्ड चाहिए था। चलो भाई, पहले माफी मांग लिया, ठीक है ना? शेख साहब की बीवी इनको बड़ा याद फरमाती थी। शेख साहब थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशंस में चलते हैं, ठीक? वो ख्वाब जो आप रात को देखते हैं वो मैं अब आप लोगों के साथ देखते हैं। शेख साहब की अहलिया ने बड़ा याद करती थी, लेकिन है वो भी शेख नहीं थी।
अब वो याद तो करती थी लेकिन कॉल नहीं करती थी, याद करती थी लेकिन कॉल नहीं करती थी, बैलेंस लगेगा। अब उसने क्या किया, उसने इसके साथ मिलके एक कर जो टेलीफोन पीटीसीएल का फोन इन्होंने लगवाया हुआ था, पुराने जमाने में शेख साहब रह रहे हैं, बच्चे हो गए, बीवी बच्चे हो गए, तो पुराना जमाना चल रहा है। तो इन्होंने घर में एक टेलीफोन की तार वो सारा काम करवाया जो पीटीसीएल का टेलीफोन लगता होता है। अब इन्होंने कोड रखे हुए, इन्होंने कहा अगर एक मिस कॉल मारी तो इसका मतलब है मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इसका मतलब है मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगर मैंने 2 मिस कॉल मारी तो इसका मतलब है कि घर में कोई सब्जी कोई रोटी कोई चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें रिमाइंडर दे रही हूँ कि रात को लेते आना, जो मैंने तुम्हें लिखवा के भेजा हुआ है। अगर 3 मिस कॉल मारी तो इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारे ससुराल से कोई आया तो जल्दी से वापस घर आ जाना और रास्ते में आते हुए कुछ लेते आना। मतलब इनका गुजारा मिस कॉल पे चल रहा है। लेकिन कभी कभी छोटा बच्चा कॉल मिला देता है जिसकी वजह से कॉल अटेंड हो जाती है और पैसे पड़ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका गुजारा चल रहा है, पैसे कम लग रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने टेलीफोन लगवाया था उसके पैसे तो इन्हें पड़ेंगे, टेलीफोन लगवाने के पैसे, बाकी तो कॉल्स इनकी मर्जी है, जितनी मर्जी करें। उधर थे भट्ट साहब, उधर थे भट्ट साहब। भट्ट साहब की जो बटनी थी वो अन्नी कॉल्स करती थी, अन्नी कॉल्स करती थी, अन्नेवा कॉल्स करती थी, उसने नहीं कभी मिस कॉल मारी। अब मुझे ये बात बताएं कि दोनों के घर लगा हुआ है टेलीफोन। देखें, हमने सबसे पहले कहा जी एक हैं, एक कौन है जी, शेख साहब। अब इस शेख साहब ने अपने घर बिजली का या टेलीफोन की तार लगवाई, टेलीफोन की तार लगवाई। उस पीटीसीएल की तार लगवाने का इन्हें जो खर्चा पड़ा, जो लैंडलाइन इन्हें चार्जेस पड़े, वो थे जी 500 रुपए। कितने? 500 रुपए। और जो भट्ट साहब ने लगवाया घर में कनेक्शन, उसके भी चार्जेस कितने थे? 500 रुपए। चार्जेस तो सेम रहेंगे ना। वो कितने थे? 500 रुपए। और ये थे जी भट्ट साहब। अब देखिएगा, हमने कहा जी एक कॉल मारने के 5 रुपए लगते हैं, एक कॉल मारने के 5 रुपए लगते हैं। जो गलती से शेख साहब की तरफ से, शेखनी साहब की तरफ से कॉल हुई है, साहिबा की तरफ से जो कॉल्स हुई हैं वो हैं 10 कॉल्स बमुश्किल 1 महीने की। तो कॉल चार्जेस जो थे वो कितने थे? 10 कॉल्स इन्होंने की हैं और एक कॉल के 5 रुपए लगते हैं। कितना बना? 50 रुपए। लेकिन इधर जनाब जो थे उन्होंने कोई 100 कॉल्स की हैं और एक कॉल के चार्जेस तो सेम रहेंगे ना, कॉल के चार्जेस सेम रहेंगे। कितना आया? 500 रुपए। इधर कितना बना टोटल? 550। इधर कितना बना? 1000। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। ये डिपेंड कर रहा है आपकी एक्टिविटी पे। अगर 5 कॉल मिलाओगे तो पैसे कम पड़ेंगे, अगर 100 कॉल मिलाओगे तो पैसे ज्यादा पड़ेंगे। और वेरिएबल की जो डेफिनेशन थी वो सेम है, वेरिएबल और फिक्स की जो डेफिनेशन थी वो सेम है। क्या कि वेरिएबल के लिए हमने बोला था यूनिट्स, जो पर यूनिट कॉस्ट है ये पर यूनिट है, ये क्या है? पर यूनिट। और ये क्या है? पर यूनिट। पर यूनिट सेम रहेगी, पर यूनिट सेम रहेगी, लेकिन टोटल में वेरी करेगी, टोटल में वेरी करेगी। और फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला था? फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी लेकिन पर यूनिट वेरी करेगी। अब मैंने यहां पर की हैं 10 कॉल्स, तो मुझे एक कॉल कितने में, ये वाला इसको मैं करूं 500 डिवाइडेड बाय 10, कितने बढ़ते हैं? 50। उधर 500 डिवाइडेड बाय 100 कितना बढ़ता है? 5। मतलब कहने का ये है डेफिनेशन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की सेम है, लेकिन ये एक ऐसी कॉस्ट है 550 जिसमें फिक्स्ड भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है। 1000 ऐसे रुपीस है जिनमें फिक्स्ड भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है। तो ऐसी कॉस्ट जो होती है इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जिसमें फिक्स का पोर्शन भी होता है और जिसमें वेरिएबल का पोर्शन भी होता है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग ये शेख साहब और भट्ट साहब को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे और इसके बाद एक लाइन लिखेंगे। ये शेख साहब और भट्ट साहब जरा कॉपी पे ड्रॉ कर लें।
किस चीज पे? शेख साहब से? उनकी शादी नहीं करवाई, उनके बच्चे भी करवा दिए, उसके हुए ही नहीं तो उसको दुख नहीं होगा? क्या मतलब है? पहले कंफर्म कर लूंगे हुई है कि नहीं हुई। बस कर दो, बस कर दो, इधर ही रहो। शेख साहब भट्ट साहब लिखे नहीं गए अभी? लिख लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो। संडे वाले दिन 5 घंटे इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। टाइम कम्युनिकेट कर दूंगा कौन सा होगा। 8 बजे से 1 बजे तक इंशाल्लाह। फेयरवेल है तो फिर क्या हुआ? दुआ करो बस फेयरवेल 5 घंटे में पूरा हो जाए, कहीं 5 घंटे के बाद मुझे अगला काम ना करना पड़े। ये सब डिपेंड करता है कल पे, कल कितना पढ़ते हो। चले, अब इसके साथ आप लिखेंगे कि इसके जो ग्राफ बनाने हैं वो इंशाल्लाह कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाएंगे। ग्राफ्स विल बी इन सीएमए, ग्राफ्स विल बी इन सीएमए, ग्राफ सीएमए में पढ़ेंगे इसके सेमी वेरिएबल के। ये हो गया। अब हाँ, अब हेडिंग बनाएं, अब हेडिंग बनाएं आखिरी कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। चलें भाई, इधर देखें, नाम है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसका दूसरा नाम होता है स्टेप कॉस्ट। एक मोहतरमा ने एक रेस्टोरेंट खोला, चलो छोड़ो लड़की को, मैंने खोला, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला। उस रेस्टोरेंट में 50 लोग खाना खा सकते थे। कितने लोग? 50 लोग खाना खा सकते थे। मुझे उन 50 लोगों के लिए जो जगह ली मैंने, जो मैंने एरिया उनके लिए लिया, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। मतलब ये कि 50 लोग थे और उनको, उनके लिए जो जगह मैंने ली उसका रेंट मुझे कितना पड़ा? 1 लाख रुपए। जब 50 पूरे हो गए, एक सिटिंग में 50 बंदे बैठ गए, समझ लें शादी का मैरिज हॉल है, कुछ भी ले लें, कोई बस मिसाल समझ लें, एक जगह फिल हो गई 50 बंदों की, 5 बंदे और आ गए। 50 मैंने ऐसे पूरे किए हैं जैसे हमारी रूम नंबर 3 की क्लास पूरी होती है, एक दूसरे के साथ ऐसे 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 करके। अब वो जब इतनी पैक्ड अप क्लास थी, मुझे उसके लिए रेंट कितना देना पड़ा था? 1 लाख रुपए। कितने बच्चे थे? 50। अगर 5 भी और आ गए, अगर 5 भी बच्चे और आ गए तो यहां पर नहीं वो बैठ सकते, क्योंकि अगली यही बात है कि किसी एक के सर पे किसी एक को बिठा दो, या जैसे शेख साहब हैं इतनी जो कम है, इनको समझ गए हो, वो वाला काम, वो वाला काम दूसरी पॉसिबल ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमने वो वाला ऑप्शन नहीं किया। हमने क्या किया? हमने इस अगले लोगों के लिए एक और जगह खरीद ली।
अगले लोगों के लिए एक और जगह खरीद लें। जब तक 50 बंदे थे, चाहे 10 खाना खाने आए, चाहे 15 आए, चाहे 20 आए, चाहे 35 आए, चाहे 49 आए, चाहे 50 आए, मुझे रेंट कितना देना पड़ता था? 1 लाख रुपए। जैसे ही लोग बढ़े और 100 तक, लेट से अगली जो स्पेस थी ना वो 50 बंदों की ही मिलनी थी। ऐसा नहीं होना था कि 5 बंदों के लिए आप जगह एडजस्ट कर लें। मतलब 50 से 100 के दरमियान कोई भी अगली क्वांटिटी मेरे पास आ जाती है, उसको बिठाने के लिए मुझे नई जगह किराए के लिए किराए पर खरीदनी पड़ेगी। और जो वो नई जगह मैंने किराए पर खरीदी उसका मुझे रेंट देना पड़ा 1,50,000। 1,50,000 रेंट बढ़ा, 1,50 हो गया। कितना हो गया? जितनी देर तक 100 लोग हैं तब तक ये 1,50,000 कांस्टेंट रहेगा। 1,50,000 कांस्टेंट रहेगा। ऐसा ही है। बंदे बढ़े और फिर 5-10 और आ गए। अब मुझे जो जगह लेनी पड़ेगी वो अगले 50 की लेनी पड़ेगी। जब मैंने उनके लिए खरीदी जगह तो एक सर्टेन लेवल तक कॉस्ट यहां तक सेम रही थी, फिर बढ़ी, स्टेप अप हुई और फिर अगले लोगों तक वो कॉस्ट सेम रही, अगले लोगों तक वो कॉस्ट सेम रही। मतलब क्या? एक ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स्ड है लेकिन फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ एक्टिविटी। एक ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स रहे फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ एक्टिविटी, देन स्टेप अप एंड अगेन कांस्टेंट फॉर अनदर रेंज ऑफ एक्टिविटी। इसको कहते हैं स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। लिखो, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट stepped fixed cost is a type of cost which remain constant for a certain range of activity, which remain constant for a certain range of activity, which remain constant for a certain range of activity, for a certain range of activity, then step up and again constant for another range of activity, and again constant for another range of activity. And again constant for another range of activity. And again constant for another range of activity. लिखो, रिमेनिंग डिटेल्स विल बी इन CMA। बाकी डिटेल सारी CMA में रहेगी, एक ही बस पौड़ी बना लेना छोटी सी। लाहौरी लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें समझ नहीं आती सीढ़ी की पौड़ियों की। सर अंसारी ने बताया था। डन? कौन सी? 150 भी है, ऐसे यहाँ पे 2 लाख भी है। एमी सपोज किया, बताया है कि एक जगह के लिए रेंट 1 लाख था, जब अगली जगह ली तो 1,50,000 पड़ा, 1,50,000 ली तो 2 लाख पड़ा, इस तरह। जी जी, 50-50 का गैप एमी अज्यूम किया है। ऐसा काम कहां पर होता है? जब हम वेयर हाउस यानी चीजें गोदाम खरीद रहे होते हैं चीजें रखने के लिए, तो एक गोदाम में जितनी स्पेस होती है वहां पर रख देते हैं। अगर हमारे पास 10-15 यूनिट्स भी ज्यादा आ जाए तो हमें एक और गोदाम खरीदना पड़ता है जहां पर चीजें रखनी होती हैं। तो वहां पर कॉस्ट का जो बिहेवियर होता है वो स्टेप फिक्स्ड होता है। पौड़ियां बन गई हैं? अब देखें बच्चों, अब देखें, ये सारा हमने कल पढ़ लिया था। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन आज हम सीखने लगे और हमने सबसे पहले पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट। पहले आप लोगों को मैंने ये बताया कि वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल है और स्टेप फिक्स्ड है।
फिर मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट सारा पढ़ाया और ये सब मैंने पढ़ाया, लिखवाया आपको रजिस्टर पे, ये वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मैंने एक डाटा सेल्फ मेड एज्यूम किया, ये वो नहीं है जो मैंने एज्यूम किया था, ये कोई और है, मैंने ही बनाया हुआ है लेकिन ये कोई और है। पर यूनिट है तो ये वाला ग्राफ, टोटल है तो ये वाला ग्राफ। फिर मैंने आपको फिक्स कॉस्ट पढ़ाया और वो सब लिखवाया। फिर मैंने आपको ये एक छोटी सी एग्जांपल करवाई और ये वाला सारा लिखवाया और यहाँ पर ये वाला ग्राफ बनवाया। फिर मैंने आपको सेमी वेरिएबल यानी सेमी फिक्स कॉस्ट पढ़ाई और ये लिखा डिटेल्स, बाकी जो है वो CMA में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, टेलीफोन के बिल हैं, ये इनकी मिसालें हैं। फिर मैंने आपको स्टेट फिक्स कॉस्ट पढ़ाया, वेयर हाउसिंग कॉस्ट या सुपरवाइजर की वेजर, और एक ये पौड़ी बनवाई। ठीक है, अब हमने आगे चलना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जहां पर अपना वेरिएबल और फिक्स लिखा हुआ है वहां पर एक औखी सी बात समझें और फिर लिखें। पहले समझें। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो रेंट होता है, जो आप लोगों ने रेंट पे करना होता है, जब ये खर्चा इनकर करने का टाइम आता है, जब ये खर्चा इनकर करने का टाइम आता है, जब ये खर्चा करने का टाइम आता है, जब आप लोग ये पैसे पे करते हैं, तब ये हमेशा टोटल में पे किया जाता है। और टोटल को अपनी इस जुबान में बोलते हैं लंप सम। क्या बोलते हैं? लंप सम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? लंप सम कॉस्ट। लंप सम का मतलब होता है कि इकट्ठा पे करना। मतलब ये खर्चा जब पे किया जाता है तो इकट्ठा ही पे किया जाता है, जब इनकर किया जाता है तो इकट्ठा ही इनकर किया जाता है। तो फिर पर यूनिट क्यों कैलकुलेट करते हैं? पर यूनिट हमारी रिपोर्टिंग नीड होती है। रिपोर्टिंग क्या होती है? आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी फिगर्स को रिपोर्ट करना होता है। जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाएंगे तब आप लोगों ने जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी होगी, हमने जब उसमें फिगर्स को रिपोर्ट करना है तो उस वक्त ये बात आएगी कि अक्सर प्रेजेंटेशन ये डिमांड करेगी, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी बता देना मुझे, तो मैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा जितने यूनिट्स बनाए होंगे और कुछ नहीं होगा। मतलब फिक्स कॉस्ट जब इनकर होती है तो लमसम इनकर होती है, लेकिन पर यूनिट कैलकुलेट करना रिपोर्टिंग नीड है, कॉपी की हद तक है, रियल लाइफ में इसकी कोई औकात नहीं है। ये बात समझ आती है? इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनकर होती है, टोटल कैलकुलेट करना रिपोर्टिंग नीड है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टोटल की कोई औकात नहीं है। ये बात समझ आती है? मतलब रिपोर्टिंग नीड का मतलब है कॉपी की हद तक तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, जब रियल लाइफ में एंटर होते हैं तब इसकी कोई औकात नहीं होती। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनकर होती है, 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 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनकर होती है। टोटल कैलकुलेट करना रिपोर्टिंग नीड है, टोटल कैलकुलेट करना और टोटल कैलकुलेट करना रिपोर्टिंग नीड है। लिख लिया? अब लिखें फिक्स कॉस्ट टोटल, ब्रैकेट में लिखिएगा लंप सम, फिक्स कॉस्ट टोटल इनकर होती है या लंप सम इनकर होती है। फिक्स कॉस्ट लंप सम या टोटल इनकर होती है, पर यूनिट कैलकुलेट करना रिपोर्टिंग नीड है, पर यूनिट कैलकुलेट करना रिपोर्टिंग नीड है। यहां तक बात समझ आती है? चले भाई, हमने ये पढ़ा था पहले दिन ही कि इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। ध्यान से बात सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। 3 तरह की इन्वेंट्री होती है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक फिनिश गुड्स। जब तक आप लोग पीरियोडिक की जिंदगी में थे, पहले चैप्टर्स में थे, आप लोगों की जिंदगी सुकून में थी। आप लोगों को कहा जाता था कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके दे दो। क्या कहा जाता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके दे दो। आप लोग कहते थे जी ओपनिंग स्टॉक,
ऐड करेंगे परचेज, ऐड लेस करेंगे परचेज रिटर्न, लेस करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐड करेंगे वेजेस, ऐड करेंगे कैरिज इनवर्ड और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। आप लोगों की जिंदगी बड़ी आसान थी। क्यों? क्योंकि गुड्स होती थी, एक ही पंगा होता था, उसको टैकल कर लेते थे। अब आ गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होंगी, लेकिन बिकने वाली कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब यही होता है ना, बिकने वाली चीजों की कॉस्ट, बिकने वाली चीजों की कॉस्ट। लेकिन यहां पर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो आपको 3 तरह की चीजें अपनी जिंदगी में देखने को मिलेंगी। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। और इन तीनों के लिए ये चक्कर होगा जो आप लोग ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस परचेज रिटर्न और लेस क्लोजिंग स्टॉक करते होते थे। ये किसके लिए होगा? इन तीनों के लिए ये होगा। तो जब यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो आपको जरा जान मारनी पड़ेगी। कैसे? आप लोग बाजार जाएंगे, किसी ने नोट नहीं करना, किसी बच्चे ने नोट नहीं करना। जब आप बाजार जाएंगे तो सबसे पहले बाजार जाके आप लोग ओपनिंग, आपके पास बिजनेस में सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। मैं ओपनिंग इन्वेंट्री लिख रहा हूं जैसे मैं वहां पे लिखता था। ओपनिंग इन्वेंट्री है, लेकिन किसकी? रॉ मटेरियल की। किसकी? रॉ मटेरियल की। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओपनिंग लिखा मैंने एज इट इज, एक है रॉ मटेरियल, अभी बाकी नहीं है। क्या है? एक है रॉ मटेरियल, लिख दिया। अब इसमें ऐड क्या करूंगा? परचेज्ड। क्या? रॉ मटेरियल। मैंने बाजार से रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसकी परचेजेस को रॉ मटेरियल के ओपनिंग में ऐड कर दूंगा। मैंने साल के दौरान कुछ वापस कर दिया, क्या? लेस रिटर्न। लिख दूं रॉ मटेरियल रिटर्न, रॉ मटेरियल रिटर्न। जब मैंने रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया तो मेरे पास वो वाला मटेरियल बच गया जिसके लिए, जिसको मैं अपने पूरे साल के दौरान या यूज कर सकता हूं या कंज्यूम कर सकता हूं। बोलो, या यूज कर सकता हूं या कंज्यूम कर सकता हूं। चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था। चैप्टर 7 में क्या सिखाया था? ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स, ऐड परचेज यूनिट्स। परचेज यूनिट्स इसमें ऐड हुए तो अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस किए तो क्या आ गया? सोल्ड यूनिट्स। मतलब अवेलेबल वाली भी कोई बात होती है, ऐसे ही है। तो ये 3 यूनिट्स जब मेरे पास ओपनिंग आया, परचेज ऐड किया और रिटर्न माइनस किया, तो मेरे पास वो रॉ मटेरियल बच गया जो अवेलेबल है फॉर यूज या कंज्यूम। अवेलेबल फॉर यूज या कंज्यूम, जिसे अब मैं साल के दौरान या यूज करूंगा या मैं कंज्यूम करूंगा। ऐसी बात ही है। अब इसमें से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं, किसका? क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? या मेरे पास रॉ मटेरियल कौन सा? यूज्ड या कंज्यूम्ड। वो रॉ मटेरियल आ जाएगा जो साल के दौरान यूज हुआ या कंज्यूम हुआ। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच जाएगा, ये बिक कर मुझे कोई पैसे देकर नहीं जाएगा। जो मेरे पास बच गया वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से ना वो यूज हुआ ना वो कंज्यूम हुआ, इस वजह से मैंने उसे माइनस किया। फॉर्मेट वही वाला है, बस एक वेज और कैरिज इनवर्ड नहीं ऐड हुआ, बाकी सब कुछ वही है। ऐसा ही है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हो और फिर आपके पास टोटल वैल्यू आ रही है। ये अभी रॉ मटेरियल की एक कहानी है। अभी रॉ मटेरियल आया है और आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता था? सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को तोड़ा है मैंने अभी। इसमें क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर ऐड होगा। इसमें क्या आएगा? ऐड करोगे कौन सा? डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट लेबर को। फिर इसमें क्या ऐड करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। आपके पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। मतलब वो जो मटेरियल था, जो पहले दिन कल पड़ा मटेरियल, जो पहले दिन कल मटेरियल पड़ा, उसे तोड़ दिया आज इतनी जगह पर कि ओपनिंग भी पड़ा हो सकता है, परचेज किया हो सकता है, उसमें से रिटर्न माइनस हुई हो सकती है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ हो सकता है, और फिर रॉ मटेरियल आएगा वो जो यूज या कंज्यूम हुआ। अच्छा, लेबर के लिए ऐसा क्यों नहीं किया? भाई लेबर कभी भी लग गई तो वापसी नहीं हो सकती उसकी।
एक कारपेंटर आपके पास काम करने आया, उसे कहा ये डाइस बना दो। जब सारा डाइस बना के खड़ा हुआ वो, उसने कहा 1000 रुपये दे दो। मैंने उसे 1000 रुपये दिया। 1000 रुपये दे के मैं डाइस देखने लगा, डाइस देखने, तो मुझे थोड़ी सी नुक्कर जो है ना वो टेढ़ी नजर आई। मैंने इसको थोड़ी मारी, सारे को तोड़ के परा कर दिया। मैं कहा चल 1000 वापस दे जा। कैसा हो सकता है? नहीं, उस बंदे ने अपनी मेहनत मजदूरी कर ली, अब वो 1000 रुपये लेगा, 1000 रुपये लेकर वो जाएगा। आपने कुछ और उससे काम करवाना है तो वो उसके लिए अलग पैसे लेगा आपसे। लेबर एक दफा एक इनकर हो जाए तो वापसी उसकी नहीं होती, इस वजह से इसमें वापसी वाला चक्कर नहीं हुआ। मजदूरी आपने दे दी तो साल के दौरान जो दे दी वो दे दी, इसका कोई ओपनिंग नहीं होता, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता। इसी तरह एक्सपेंसेस भी हैं, इनका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा, जो साल के दौरान लग गए बस बात खत्म। इस वजह से इसको नहीं तोड़ा। लेकिन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक एसिड था, एसिड का ओपनिंग भी होता है और एसिड का क्लोजिंग भी होता है। एसिड को साल के दौरान खरीदते भी हैं, इस वजह से इसको तोड़ा। ये बात समझ आती है? अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स जिनमें क्या है? 3 बातें बोलो। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अंडरस्टूड? अगर इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स शामिल कर दिए जाएं, फैक्ट्री ओवरहेड शामिल कर दिए जाएं तो क्या आता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तीसरा नाम फैक्ट्री कॉस्ट। बताया था मैंने कल, क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। कल वाली सारी बात है, बस रॉ मटेरियल तोड़ा है। कोई यहां पर कंफ्यूजन है तो पूछो जी। नहीं, बिल्कुल नहीं शुरू हुई। वर्क इन प्रोसेस का नाम लिखा, मैं लेकर आता हूं, सब्र करो। अभी क्या बना है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनी है। निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी वहां पर पहुंचते हैं अगली लाइन में। क्या होगा? क्योंकि रॉ मटेरियल जब आखिरी रॉ मटेरियल बिक गया, क्या बन के? फिनिश गुड्स बन के, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर भी लगा, एक्सपेंस भी लगा, इनडायरेक्ट लेबर भी लगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लगा। आपने जो बाजार से रॉ मटेरियल खरीदा, या तो आपने उसे प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया। जब प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस में। इस वर्क इन प्रोग्रेस को कन्वर्ट, मतलब रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं। ये बात है, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इस वजह से मैंने रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखा। पहले वो खर्चे जिनको करूंगा तो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, पहले वो लिखे। अब पूछो क्यों जाएगा? ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कर चुके कि नहीं? अभी आपका अभी रॉ मटेरियल है, अभी इस पे लेबर लगी है, अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बना, बनने लगा है। बताता हूं, अभी पूरा समझ लो फिर क्वेश्चन पूछना। डन? ले जी, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ गई हमारी। क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमने इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट को पकड़ा, हमने कहा ये अभी तक जो आपका रॉ मटेरियल था ये उसके रिलेटेड सारी एट्रीब्यूटेबल उसकी कॉस्ट थी। अब हमने इसमें शामिल किया ओपनिंग स्टॉक, किसका? वर्क इन प्रोसेस का। साल के दौरान आपके पास पहले से कोई पड़ी हुई है, फिर आपने इसमें ऐड किया वर्क इन प्रोसेस परचेज्ड। और मैंने जो समझाया था, बाजार से लकड़ी डायरेक्ट खरीद ली, लरें खरीद ली। फर्नीचर जब पढ़ाया था कि फर्नीचर के लिए जो लकड़ी कट के टिम्बर निकली थी वो रॉ मटेरियल था। आपने बाजार से डायरेक्ट जाके लरें खरीद ली, वो वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट परचेज कर लिया। अगर आपने उसे सारे उसके ऊपर लेबर लगाई, कारपेंटर को बुलाया, आरे पे चिरवाया, सारा सेट सूट करवाया, एक्सपेंसेस लगे, प्राइम कॉस्ट आई, ये सारा कुछ लगा, तो फिर आपने इस प्रोसेस के थ्रू आया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनी। अगर आपने डायरेक्ट बाजार से खरीद ली तो वर्क इन प्रोसेस परचेज्ड भी हो सकती है बिजनेस के पास। एनी कंफ्यूजन? वो इसमें आ तो गई है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, कॉस्ट तो आ गई है ना उसकी, ऑलरेडी आ गई हुई है। आगे चलूं, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस परचेज किया,
लेस किया क्या, वर्क इन प्रोसेस रिटर्न। अब जब रिटर्न कर दिया तो मेरे पास चीजें आ गई जो अवेलेबल हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश गुड्स बना रहे हैं ना, तो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मेरे पास वो डाटा अवेलेबल है जिसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग में लेकर जाना है, क्योंकि ये दोनों मिलके रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस मिलके फिनिश गुड्स बनाएंगी और फिनिश गुड्स बाद में बिकेंगी। प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो प्रोडक्शन के दौरान रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक बनाना है, ना रॉ मटेरियल बाजार में बेच रहे हो, ना आप वर्क इन प्रोसेस बेच रहे हो, आपने फिनिश गुड्स बाजार में बेचनी है। तो ये दोनों मिलके अवेलेबल हैं किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसमें से माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, वर्क इन प्रोग्रेस का। तो मेरे पास जब वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो मेरे पास वो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैंने चीजें बना ली हैं, मैंने चीजें बना ली हैं, मैंने वर्क इन रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस इन दोनों को मिला के चीजें बना ली हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वो वर्क इन प्रोसेस जो साल के दौरान बच गया उसने मेरा मैन्युफैक्चरिंग में कोई साथ नहीं दिया, इस वजह से मैंने उसे माइनस कर दिया। फिर मेरे पास वो कॉस्ट आ गई उन चीजों की जो मैंने बनाई है, मैंने प्रोड्यूस की है, उनकी कॉस्ट मेरे पास आ गई। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब क्या होगा, अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे फिनिश्ड गुड्स बाजार से खरीद ली, फिनिश्ड गुड्स परचेज्ड। मैंने डायरेक्ट फर्नीचर खरीद लिया, फिनिश गुड्स परचेज्ड, लेस करूंगा फिनिश गुड्स की रिटर्न को, फिनिश्ड गुड्स की रिटर्न को। मेरे पास चीजें वो बन जाएंगी जो अवेलेबल हैं फॉर सेल्स, अवेलेबल फॉर सेल्स। अब माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश्ड गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक किसका, फिनिश्ड गुड्स का। जब फिनिश्ड स्टॉक गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो मेरे पास वो चीजों की कॉस्ट आ जाएगी जो मैंने साल के दौरान बेची हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। आ गया, शुक्र है। तीन बातें थी, मैंने आपको वही बताया था ना, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश्ड गुड्स हैं। पहले मैंने रॉ मटेरियल के साथ याद हरकत की और रॉ मटेरियल ले आया, लेकिन रॉ मटेरियल को यहां तक लेकर जाना है तो रॉ मटेरियल की में लेबर भी करनी पड़ी, एक्सपेंस भी करना पड़ा। और लेबर एक्सपेंस और इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंस ये कल सीख चुके थे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बना चुके थे। जब ये सारा इसमें आपने लगा दिया तो आपके पास चीजें रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में। ये वो रॉ मटेरियल था जो वर्क इन प्रोग्रेस में आपने कन्वर्ट किया, लेकिन उसका कोई ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, आपने बाजार से खरीदा हो सकता है, आपने रिटर्न की हो सकती है। जब ये सारा कुछ कर लिया तो अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आया। वर्क इन प्रोसेस परचेज का मतलब है रॉ मटेरियल है आपके पास टिम्बर, इधर देखो, टिम्बर लकड़ी जो होती है जो दरख्त से काटी, इसने कन्वर्ट होना है फर्निश्ड लकड़ी में, और इसको मैं लड़े बोलता हूं बार बार, लड़की नहीं लिखा, लकड़ी लिखा है यार। फर्निश जो लकड़ी है ये लड़े हैं। ये लड़े कैसी होती हैं, ये इस तरह की होती हैं जिस तरह ये फर्निश्ड है। अगर आपने डायरेक्ट जब आपने दरख्त काटा है ना तो वो बड़ी गंदी सी फॉर्म में होता है। जब आप उसे काटते हैं, आप उसको आरे पे चीरते हैं, फिर आप उसकी लड़ें बनाते हैं। लड़ें इस तरह होती हैं, ठीक है, स्मूथ सी। ये वर्क इन प्रोसेस है। और उसके बाद फर्नीचर बन गया, ये फर्नीचर फिनिश गुड्स है। इस फर्नीचर को अब आपने बाजार में बेचना है और पैसे कमाने हैं, लेकिन इस फर्नीचर को यहां तक लाते हुए कुछ टिम्बर को आपने फिनिश गुड में कन्वर्ट किया है, कुछ वर्क इन प्रोसेस को किया है। जब आपने इसको करने लगे तो कुछ इसका ओपनिंग स्टॉक था, टिम्बर पहले से पड़ी हुई थी, आपने बाजार से खरीद ली, आपने कुछ रिटर्न कर दिया, तो ये वो वाली सारी कहानी है। अब इस टिम्बर को इस लरों में कन्वर्ट करने के लिए लेबर भी लगी और बाकी खर्चे भी लगे, तो ये टिम्बर कन्वर्ट हो गई इनमें, लेकिन इसका ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, इसे बाजार से खरीदा भी हो सकता है, इसे वापसी भी किया हो सकता है, इसका कोई क्लोजिंग स्टॉक है वो भी माइनस करेंगे। जब माइनस कर देंगे तो ये अवेलेबल है कि इन्हें मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बना दी जाएं। इन दोनों को मिक्स किया और फिनिश गुड्स बना दी।
जब फिनिश गुड्स बन गई तो इसका कोई ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, फिनिश गुड्स का, फर्नीचर का। बाजार से डायरेक्ट फर्नीचर खरीद कर भी बेच सकता हूं, कुछ रिटर्न भी कर सकता हूं। जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया तो मेरे पास वो कॉस्ट आ गई उन चीजों की जो मैंने साल के दौरान बेची हैं। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में आ गया, अब वर्क इन प्रोसेस ने इसमें कन्वर्ट होना है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट में लेबर की जगह यहां पर ही है, वो यहां पर इन्वॉल्व नहीं होगी। इसका फॉर्मेट है ना एक, जब आप मैंने ओपनिंग स्टॉक पढ़ाया था, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस परचेज रिटर्न, ऐड वेज ऐड कैरीज इनवर्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो एक फॉर्मेट था। उस फॉर्मेट को आपको आसान अल्फाज में समझाया जा सकता है, लेकिन अगर उस पर डिबेट करेंगे कि ये फॉर्मेट क्यों ऐसे बनाया गया, लेबर की जगह यहां पर क्यों रखी गई, वर्क इन प्रोसेस, और इसको जब फिनिश गुड में कन्वर्ट किया तब जो लेबर लगी वो यहां पर इंक्लूड क्यों नहीं की, तो अगर इसका जवाब चाहिए तो फिर हमें ताबूत में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही है। जी बोले। इन सब की इकट्ठी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, इन सब की क्वेश्चन में हमें इकट्ठी गिवन होगी। इन सब का इकट्ठा दिया जाएगा डाटा, आपको डाटा इकट्ठा दिया जाएगा। क्वेश्चन करवाऊंगा, 17 क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, खुद पता लग जाएगा आपको। और बोलो जी, ये सारा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। और बोलो जी, जुबानी याद करना पड़ेगा। और अब अगर आप लोगों की खच्चें खत्म हो गई हो तो आप लोग देखेंगे क्या, हमने जब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ा था तो इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में अगर आपको याद हो तो हमने ये फॉर्मेट पढ़ा था कि सेल्स में से ये इस तरह आता है तो नेट प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग बिजनेस में भी यही होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी यही होता है, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस का भी यही है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का भी यही है। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है वो इस तरह आती है, मैंने पहले बोल दिया था ये सारा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पर जो आती है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आती है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से पहले 3 तरह की मेनू आपको आएंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल रिटर्न, अवेलेबल फॉर यूज, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, रॉ मटेरियल यूज या कंज्यूम, लेबर एक्सपेंस ऐड किया, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अगर मेरे पास जगह होती उस बोर्ड पर भी और इस स्लाइड पर भी तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से इससे आगे चलता, जगह नहीं थी इस वजह से मैं यहां पर लेकर आया हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें ऐड किया वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग, परचेज, रिटर्न किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सारा किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से उठेंगी और फिर वो इनकम स्टेटमेंट में जाके पुट होंगी, और ये काम हम FAR 2 में करेंगे, ये काम FAR 2 में करेंगे। इंट्रो के बाद ना R1 में है ना बाकी कॉस्ट में है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की यानी ट्रेडिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बनाना, ये कहां पर शामिल है, ये FAR 2 में शामिल है, ये यहां पर शामिल नहीं है। ये बात समझ आती है। अब आप लोगों ने ये एक छोटी सी मिसाल करनी है, क्या, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू अहमद लिमिटेड हु इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, इनडायरेक्ट लेबर दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया, ये सारा कुछ दिया। कहता है कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट। अगर प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तक की स्टोरी लेनी है, इनडायरेक्ट वाली कोई चीज नहीं लेनी। अगर इनडायरेक्ट वाली कोई चीज नहीं लेनी तो इनडायरेक्ट लेबर आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, रेंट एंड यूटिलिटीज आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये आएगा, ये आएगा। बनाओ, कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहां से शुरू की स्टोरी उसने, पिछला उसने मिस कर दिया, क्या दिया, 3,60,000। फिर कहता है डायरेक्ट लेबर कितनी, 60,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 12,000 का, इन तीनों को जमा किया तो कितना आया, 4 लाख। ये क्या है, प्राइम कॉस्ट, ये क्या है, प्राइम कॉस्ट। अगले क्वेश्चन में कहता है, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मांगा तो इसका मतलब इससे पीछे वाला सारा डाटा रेलिवेंट है। इसका मतलब है प्राइम कॉस्ट के बाद डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को भी शामिल करना है।
अगर ये बात करें तो यहां तक तो क्वेश्चन सेम है, 3,60,000, 60,000, 12,000 और वो। अब क्या करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर को भी ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल को भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी। इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का, अंधे ना हो तो 6,000 का। इनडायरेक्ट लेबर कितने की, 12,500 की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 19,800 का। टोटल कितना बना, 470,300। ये क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इज इट ओके? तीसरी एग्जांपल में हमसे क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये वाली बात पूछ रहा है, तो इसके पीछे सारा डाटा रेलिवेंट हो जाएगा। अब देखोगे जी, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000। रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है ये, तो रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, 25,000 की। अच्छा, फॉर्मेट आता होगा तो फायदा क्या होगा, चीज को उठाओगे उसकी जगह पे पुट कर दोगे, 10,000 कहां पे आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए। ये यहां तक आ गई, तीन बातें हो गई हैं ये। डायरेक्ट लेबर 7,000 की, ये आ गई। इनडायरेक्ट लेबर 8,000 की, इनडायरेक्ट लेबर यहां आ गई कितनी, 8,000 की। इनडायरेक्ट मटेरियल 4,000 का, यहां पर आ गया। इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 15,000 के, यहां आ गए। यहां तक आ गया। अब WIP की स्टोरी है, तो उससे पहले इसको जरा कंक्लूड करते हैं। 20 जमा 25, 45,000। 45 में से 10 गए, 35,000। 35,000 में 7,000 और ये है नहीं, 35 जमा 7, 42,000। मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस ऐड किया तो पक्का 69,000। अब वर्क इन प्रोसेस है, तो वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक कितना, 2500, वो इसमें ऐड कर दिया। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1500, वो यहां पर आ गया। वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया 1500 से। आगे बोलो, वर्क इन प्रोसेस परचेज कितना, 4,000 रुपए, ये आ गया 4,000 रुपए। अब मुझे बताओ 69,000 प्लस 2,500 प्लस 4,000 कितना, 75,500। इसमें से 1500 माइनस किया, 74,000। ये क्या था आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखकर आप लोगों ने क्या मार्का मारा, अगर आप लोग ये फॉर्मेट याद करके आते हैं तो इस फॉर्मेट की बेस पे आप लोगों की जो एक्सरसाइज है उसमें 17 MCQs हैं। कितने, 17 MCQ। और ऐसे चुन्ने मुन्ने MCQs लगेंगे अगर आपको ये फॉर्मेट याद होगा तो। फॉर्मेट याद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।